Hello and welcome back to our channel Never Quit. This is Rahul Sharma and today we are going to discuss part B Basic English of Mock Test 3 for JKSSP Class 4th एग्जाम। इससे पहले हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो जल्दी से उसको देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और इसके साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स थी क्वेश्चंस में। तो पार्ट ए में एक क्वेश्चन है कि कौन सा डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वायरस कॉज करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन बैक्टीरिया का पूछा गया है, वायरस का नहीं पूछा गया है। एंड जो आपका कॉमन कोल्ड है वो कभी कभी बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। येस, मोस्टली वायरल होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपको बैक्टीरिया का पूछा गया है तो इसलिए कॉमन कोल्ड भी आपका रॉन्ग आंसर नहीं है। ठीक है, एक बात क्लियर कर दी आपको। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बेहिचक आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीडियो के बारे में। इसके साथ अगर हम वीडियो में कोई आंसर हमसे गलत हो जाता है, हम उस आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन अप ज़रूर करते हैं, तो आप एक बार कमेंट सेक्शंस में भी राइट आंसर के लिए देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग कंप्रीहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सिलेबस में रीडिंग कंप्रीहेंशन है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लें और ये जो आपको सामने पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड कर लें और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। मैं भी आपके लिए रीड कर देता हूँ। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other uh, dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. होप आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन डैश। ठीक है, कि डॉल्फिन की जो सोसाइटी है वो किससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन ए है प्रेग्नेंट मदर, बी पीपल, सी सेलर एंड डी रोमन्स। जल्दी से आंसर को गेस कर ले, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज बी पीपल। तो राइट आंसर क्या है इसका? पीपल। ठीक है, ये भी पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये लिखा है द सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल। ओके, इसी तरह से आपने पैराग्राफ को रीड करना है और उसी में से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर। ठीक है, डॉल्फिन्स को फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर क्यों बोला जाता है? ऑप्शन ए है दे केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, दे प्रोटेक्ट वीकेस्ट, दे हेल्प ड्राउनिंग सेलर्स, या दे लुक आफ्टर द इल। तो जल्दी से पैराग्राफ में ढूंढिए इस आंसर को। मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, जल्दी से आंसर को ढूंढ लीजिए पैराग्राफ में से एंड द राइट आंसर इज सी, दे हेल्प ड्राउनिंग सेलर्स। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। अगर आप देखेंगे कि उनको फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर माना जाता है क्योंकि उनकी जो स्टोरीज हैं ड्राउनिंग सेलर्स की वो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये पैराग्राफ का अगला पार्ट है, इसको जल्दी से रीड कर लें वीडियो को पॉज करके और फिर क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। होप आपने पैराग्राफ रीड कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच आर्गूमेंट इज इन फेवर ऑफ मैन सुप्रियरिटी ओवर डॉल्फिन्स। ठीक है, कौन सा आर्गूमेंट फेवर करता है मैन की सुप्रियरिटी को डॉल्फिन्स के ऊपर? ऑप्शन ए है डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज, बी डॉल्फिन्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन, ऑप्शन सी है मैन किल देम इजिली देन दे कैन, ऑप्शन डी है डॉल्फिन्स आर रिमार्केबल क्रिएचर। तो जल्दी से आंसर को ढूंढ लीजिए अपने पैराग्राफ में। होप आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आंसर इसका बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर ढूंढने में परेशानी हो रही है तो वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, सुपरियॉरिटी क्या है मैन की डॉल्फिन्स के ऊपर कि मैन किल देम इजिली देन दे कैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ लिया, इसको देखिए इसके लिए सूटेबल टाइटल कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है मैन वर्सेस डॉल्फिन्स, बी है डॉल्फिन्स वर्सेस मैन, सी है सिर्फ डॉल्फिन्स एंड डी है सुपरियरिटी ऑफ मैन ओवर डॉल्फिन्स। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ठीक है, मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डॉल्फिन्स। ठीक है, अब बड़े सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी कि सर बाकी क्यों नहीं हो सकते। देखिए, कहीं पे भी मैन वर्सेस डॉल्फिन्स का पूरा पैराग्राफ में डिस्कशन नहीं हुई है। ठीक है, और कहीं से भी पूरी तरह से डॉल्फिन वर्सेस मैन के बारे में भी नहीं बताया है और ना ही सुपरियरिटी ऑफ मैन ओवर डॉल्फिन्स के बारे में बताया। हाँ, थोड़ा थोड़ा जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन पैराग्राफ का टाइटल वो बनता है जिसमें पूरे पैराग्राफ में उनकी डिस्कशन की गई हो। ठीक है, जिस जिस चीज़ की पूरे पैराग्राफ में डिस्कशन हुई है वही उसका टाइटल बनता है। ठीक है, एंड डॉल्फिन्स के बारे में बात किया, उनके अच्छी अच्छाई में बात की है। ठीक है,
तो इनमें से सबसे सूटेबल टाइटल जो बनता है वो दैट इज़ ओनली डॉल्फिन्स। ठीक है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। होप आपको आंसर की समझ आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक आपने चूज़ करना है वो वर्ड जिनका सेम मीनिंग है, यानी कि सिनोनिम्स हैं ये। ठीक है, समानार्थक शब्द हैं जिनका सेम मीनिंग है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसमें से एक आंसर का सेम मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आर्डर, ARDOUR। आर्डर का इनमें से सिनोनिम क्या है जिसका सेम मीनिंग है? ऑप्शन ए है पैशन, ऑप्शन बी है फ्रैग्रेंट, ऑप्शन सी है क्राफ्टी एंड ऑप्शन डी है ऑब्वियस। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज, हाँ देखो मैंने सबके लिखे हैं। राइट आंसर है पैशन। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? पैशन। तो पैशन का मतलब होता है आर्डर, फ्रैग्रेंट का सिनोनिम है एरोमेटिक, क्राफ्टी का है आर्टफुल और ऑब्वियस का है अपेरेंट। तो इस तरह से आपके 4 सिनोनिम प्रिपेयर हो जाएंगे इन्हीं ऑप्शन से। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके ऑप्शंस भी वैसे रखे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिनोनिम्स वाला पार्ट कवर हो सके। तो आप ये 4 नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से कंटेम्प्रेरी का सिनोनिम क्या है जिसका सेम मीनिंग है? ऑप्शन ए है ऑपोजिट, ऑप्शन बी है मॉडर्न, ऑप्शन सी है राइट एंड ऑप्शन डी है फिक्स्ड। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज, कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न। ठीक है, कंटेम्प्रेरी का क्या मीनिंग है? सेम, मॉडर्न। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बोलिए, मॉडर्न सोसाइटी बोलिए, एक ही बात है। इसके साथ ऑपोजिट का सिनोनिम होता है कंट्रैरी। ऑप्शन सी राइट का मतलब होता है करेक्ट, ये तो आपको पता होगा, और फिक्स्ड का होता है कांस्टेंट, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का आपने सिनोनिम बताना है जिसका सेम मीनिंग है टर्बुलेंट की तरह। ऑप्शन ए है फैक्चुअल, ऑप्शन बी है जिल्ज, ऑप्शन सी है फ्रेजाइल, ऑप्शन डी है वायलेंट। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं राइट आंसर बताने लगा हूं आपको एंड द राइट आंसर इज, टर्बुलेंट का मतलब होता है वायलेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया सेम। फ्रेजाइल का सिनोनिम होता है वीक, जिल्च का मतलब होता है जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, एंड फैक्चुअल का मतलब होता है ट्रू। तो इस तरह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मेलनकॉली। ठीक है, तो मेलनकॉली क्या है? ऑप्शन ए है डिप्रेस्ड, ऑप्शन बी ऑथेंटिक, ऑप्शन सी ऑब्सलीट, ऑप्शन डी थ्रिल्ड। तो इनमें से मेलनकॉली का मतलब क्या होता है? तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज, मेलनकॉली का मतलब होता है डिप्रेस्ड। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जो है ऑथेंटिक, उसका मतलब है वैलिड। ऑप्शन सी ऑब्सलीट का मतलब होता है ओल्ड। ऑप्शन डी थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड। तो इस तरह से आपके कितने सारे जो सिनोनिम्स हैं वो हमने प्रिपेयर करवा दिए। ठीक है, होप आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 12 आपने वो वर्ड चूज करना है जिसका ऑपोजिट मीनिंग है, यानी कि एंटोनियम्स। ठीक है, हाँ ये एंटोनियम है इसका। तो एंटोनियम आपने चूज करना है, ऑपोजिट मीनिंग मतलब इसके ऑपोजिट मीनिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मार्वलस। तो इनमें से आपने बताना कि मार्वलस का ऑपोजिट मीनिंग क्या है। ठीक है, ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी हम्बल, ऑप्शन डी टेरेबल। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज, मार्वलस का ऑपोजिट होता है टेरिबल। मार्वलस होता है ना बहुत अच्छा, जैसे कोई अच्छा परफॉर्म करता है हम उसको बोलते हैं मार्वलस परफॉर्मेंस दिया आपने, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? टेरिबल। इसी तरह हम्बल का ऑपोजिट होता है एरोगेंट, स्पेसिफिक का होता है रैंडम और कॉम्प्लिकेटेड का होता है सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने बड़े सारे आपके लिए एंटोनियम्स यहीं पे प्रिपेयर कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रायम्फ। ठीक है, तो ट्रायम्फ क्या होता है उसका ऑपोजिट मीनिंग बताना आपने। ऑप्शन ए है कॉमन, बी स्पार्ट, सी डिफीट, डी क्रिटिसिज्म। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज, ट्रायम्फ का ऑपोजिट होता है डिफीट। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, ठीक है, और डिफीट का मतलब क्या हो गया? हारना। इसी तरह कॉमन का ऑपोजिट होता है यूनिक, स्पार्स का मतलब होता है प्लेंटीफुल और क्रिटिसिज्म का ऑपोजिट होता है प्रेज, तारीफ करना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपने वेग का एंटोनियम बताना मुझे। वेग का एंटोनियम क्या है इसमें? ऑप्शन ए है लॉस, बी डेफिनेट, सी ग्रेट, डी इंफीरियर। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज, वेग का ऑपोजिट होता है डेफिनाइट। ठीक है, डेफिनाइट। तो प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस, ठीक है, क्रिएट का होता है डिस्ट्रॉय और इंफीरियर का सुपीरियर। तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जेनरस। जेनरस का एंटोनियम बताएंगे आप मुझे। ऑप्शन ए है फुल, बी है स्टिंगी, सी ड्रंक एंड डी एक्सपैंड। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज, जेनरस का ऑपोजिट होता है स्टिंगी। ओके, फुल का होता है एम्प्टी, ड्रंक का होता है सोबर और एक्सपैंड का होता है कंट्रैक्ट। ठीक है, होप आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईजी है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जिसके करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने चूज करना है। तो ध्यान से देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसका आंसर स्पेलिंग सही है या नहीं। बी देख लीजिए, सी या डी। तो इन चारों में से जिसका स्पेलिंग सही है जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम है, इसको त्रिवेंद्रम बोलते हैं हिंदी में, और ये राइट आंसर है आपका
तिरुवनंतपुरम जो है वो किसकी कैपिटल है? केरला की कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए है जनरस, बी प्रीमियर, सी कंटेम्प्रेरी एंड डी टुमारो। तो जिस इनमें से जिसके स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जिसको करेक्टली लिखा गया है, आपने वो चूज़ करना है। तो देख लीजिए आप जल्दी से, मैं आंसर बताने लगा हूँ आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें जेनरस जो है बिल्कुल सही है। प्रीमियर में IER होगा, कंटेम्प्रेरी में RORY होता है, और टुमारो में, ठीक है, एक ही एम आता है, डबल एम नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। बिल्कुल सही आर्टिकल आपने चूज करना है। इसमें से पहला है आपके पास डैश मैन इज मॉटो। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए एन, ए बी एंड, सी द, और डी नो आर्टिकल। तो क्या आएगा यहाँ पर? जल्दी से गेस कर लें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैन इज मॉर्टल, ना ए मैन इज मॉर्टल, ना द मैन इज मॉर्टल, एंड तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई एम फंड ऑफ डैश क्लासिकल म्यूजिक। अ म्यूजिक, एंड म्यूजिक, द म्यूजिक, या नो आर्टिकल। जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम फंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक आएगा। ठीक है, द भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने चूज करनी है प्रीपोजिशंस। दे लिव डैश अ स्मॉल 1 बेडरूम फ्लैट डैश द थर्ड फ्लोर। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। क्या क्या आएगा? ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी इन ऑन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन इन। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन एंड ऑन। दे लिव इन अ स्मॉल 1 बेडरूम फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर। यही बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। सो इन एंड ऑन आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ही मेट एंड फेल इन लव विद अ फ्रेंच गर्ल व्हेन ही वाज अ डैश द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ऑफ। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एट ही आएगा। ठीक है, ही वॉज एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ही मेट एंड फेल इन लव विद अ फ्रेंच गर्ल व्हेन ही वॉज एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपने चूज करनी है डिटर्मिनर्स। आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चंस। ऑप्शन ए है फ्यू, अ फ्यू, ऑप्शन सी द फ्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो द फ्यू नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा, क्या आएगा? अ फ्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री। सम वर्ड्स, एनी बर्ड्स, नन बर्ड्स, द फ्यू वर्ड्स। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सम वर्ड, सम बर्ड्स जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सम बर्ड्स जो है वो राइट आंसर है इसका। सो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपने ज़्यादा स्कोर किया होगा, और मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो इसी तरह से तैयारी करते रहें। हम आपके लिए नए से नए मॉक टेस्ट लाते जा रहे हैं। ठीक है जी हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को, और वीडियोज़ को भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई भी इशू है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड डे। बाय बाय।